आधी रात को मैं अपनी बालकनी से एक लाश को नीचे फेंके जाते हुए देखता हूं। मैं डर के मारे फर्श पर गिर पड़ता हूं और मेरे पास रखा फूलों का गमला गिर जाता है। कातिल ऊपर देखता है। उसका पीला चेहरा बिल्डिंग की ओर मुड़ जाता है। वह गिनना शुरू करता है। 6 5 4 3 2 2 पर पहुंचकर वह अपनी गर्दन छटकाता है। वह खून से टपकता अपना स्लेजहैमर घसीटता है और सीधे हमारी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता हूं। मैं 7 साल का हूं। मैं चीखने ही वाला हूं। तभी पीछे से 2 हाथ मेरे चेहरे पर आकर कसकर दब जाते हैं। रे, एक भी आवाज मत करना। माया अपनी उंगली होंठों पर रखती है। वह पंजों के बल सिक्योरिटी दरवाजे तक जाती है और उसे लॉक कर देती है। फिर वह अपने पति मार्कस को फोन करती है। मार्कस एक डिटेक्टिव है। कोई जवाब नहीं। वह इमरजेंसी लाइन डायल करती है। डिस्पैच, यह यूनिट 202 बिल्डिंग 2 ग्वांगमिंग टेक्सटाइल मिल कॉम्प्लेक्स है। मैं और मेरा भाई अभी नीचे किसी को मारे जाते हुए देख रहे थे। कातिल ने हमें देख लिया है। ऑपरेटर उसे शांत रहने को कहता है। एक पेट्रोल कार 5 मिनट में पहुंच जाएगी। माया खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वह भारी डाइनिंग टेबल को घसीटकर दरवाजे के सामने लगा देती है। फिर एक हाथ में अपनी सिलाई वाली बड़ी कैंची पकड़ती है और दूसरे हाथ से मुझे अपने पीछे कसकर खींच लेती है। डरो मत रे, मैं यहां हूं। जैसे ही पुलिस और मार्कस आ जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। वह मुझे डरने से मना करती है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा है। दरवाजे का लॉक हिलता है। हिंसक, लगातार। माया फिर से मार्कस को फोन करती है। व्यस्त टोन। बाहर कातिल सब्र खो चुका है। एक भारी धमाका। स्लेजहैमर का सिर्फ एक वार। स्टील का दरवाजा और उसका फ्रेम अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। सब कुछ एक पल में हो जाता है। वह किसी जानवर की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वह डाइनिंग टेबल को लात मारकर दूर फेंक देता है। एक ही लात में माया को उड़ा देता है। फिर स्लेजहैमर उठाकर नीचे दे मारता है। माया खून के तालाब में गिर पड़ती है। वह मेरी तरफ मुड़ता है। तभी माया की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह एक दर्दनाक चीख निकालती है और असंभव ताकत के साथ उठ खड़ी होती है। वह कातिल की जांघ पर झपटती है और सिलाई वाली कैंची गहराई तक घोंप देती है। भागो! कातिल दर्द और गुस्से से गरज उठता है। वह स्लेजहैमर माया की पीठ पर दे मारता है। एक बार, 2 बार, 3 बार। माया उसकी पैंट को दांतों से पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं। अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं। शोर से पूरी बिल्डिंग जाग जाती है। गली से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। कातिल कैंची को बाहर खींचता है। फिर खिड़की से छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। वह अगले 10 साल तक गायब रहता है। मैं बच जाता हूं, लेकिन इसकी कीमत एक स्थायी विकलांगता है जो मुझे जीवन भर झेलनी पड़ती है। जब हमें अस्पताल ले जाया जाता है, तब मार्कस आखिरकार पहुंचता है। वह अभी अभी एक गिरफ्तारी अभियान से लौटा होता है। जब वह मुर्दा घर में माया को देखता है, तो घुटनों पर गिर जाता है। वह रो भी नहीं पाता। जब मुझे ऑपरेशन के बाद बाहर लाया जा रहा होता है, पट्टियों से खून रिस रहा होता है। मैं मार्कस को देखता हूं। वह पूरी तरह टूट चुका है और मैं उससे पूछता हूं, मार्कस, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अगर तुमने जवाब दिया होता, तो क्या माया आज जिंदा होती? मुझे तब नहीं पता था, लेकिन मेरा वह एक सवाल उसे अंदर से झर की तरह खा जाएगा। वह हमेशा के लिए उसी खून से भीगी बरसाती रात में कैद हो जाएगा। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो जाते हैं। वह हर रात माया की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठता है, अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारता है। फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा फोन साइलेंट क्यों था? जब तक मैं अस्पताल से बाहर आता हूं, वह फैसला कर चुका होता है। सबसे पहला काम जो वह करता है, पुलिस की नौकरी छोड़ देता है। वही नौकरी जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। वह एक पुरानी टूटी फूटी वैन खरीदता है। मैं यात्री सीट पर बैठा होता हूं। छोटा, विकलांग। वह अपनी सारी बचत उस कातिल के वांटेड पोस्टर छपवाने और इनाम घोषित करने में लगा देता है। वह 20 प्रांतों में घूमता है। 300 से ज्यादा दूर दराज पहाड़ी गांवों, छोड़ी हुई खानों और शहरी झुग्गियों की खाक छानता है, सिर्फ उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने उसकी पत्नी को मार डाला था। 10 साल। और उन 10 सालों तक
मैं उसके साथ उसी यात्री सीट पर बैठा रहता हूं। लेकिन 15 अगस्त 2021 को मार्कस दावा करता है कि उसने आखिरकार कातिल को घेर लिया है। वह कभी वापस नहीं लौटता। एक छोड़ी हुई इमारत में किसी ने उसे दर्जनों बार चाकू मारा, और ठीक उसी पल जब वह मरता है, मैं रीसेट हो जाता हूं। मैं उस समय जागता हूं जब माया अभी मरी भी नहीं थी। मैं आंखें खोलता हूं। मैं बालकनी में खड़ा हूं। मेरा हाथ फूलों के गमले पर रखा है। नीचे वही आदमी ऊपर देख रहा है। वह मंजिलें गिन रहा है। 6 5 4 3 माया की मौत की याद मेरे दिमाग में कौंध जाती है। उन 5 बेबस मिनटों का हर एक सेकंड। इस बार मैं माया को जिंदा रखूंगा। आगे मैं तुरंत घूमता हूं और चीख निकलने से पहले अपना ही हाथ अपने मुंह पर रख लेता हूं। फिर मैं दौड़कर माया को कसकर गले लगा लेता हूं। वह चौंक जाती है। रे, क्या हुआ? मैं जोर से सिर हिलाता हूं और फुसफुसाता हूं, दरवाजा लॉक करो, हम बिस्तर के नीचे छिपते हैं। वह घबराकर मुझे देखती है। क्या? रे, तुम क्या कह रहे हो? समझाने का समय नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़ता हूं और बेडरूम की तरफ भागता हूं। वह रुकने की कोशिश करती है। मैं और जोर से उसका हाथ पकड़ लेता हूं। मुझ पर भरोसा करो, यह लॉक उसे नहीं रोक पाएगा। हमें छिपना होगा। वह मेरी आंखों में देखती है, घबराहट से भरी हुई। 1 सेकंड तक हिचकिचाती है, फिर मेरे साथ बिस्तर के नीचे घुस जाती है। हम सांस रोक लेते हैं। गलियारे में कदमों की आवाज करीब आती जाती है, फिर बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने रुक जाती है। हैंडल घूमता है। अनलॉक दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल जाता है। कातिल अंदर आ जाता है। बिस्तर के नीचे की छोटी सी जगह से मैं उसके जूते देख सकता हूं। वे खून से भीगे हुए हैं। वह लिविंग रूम में घूमकर हमें ढूंढ रहा है। मैं दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे रहता हूं। माया बिल्कुल नहीं हिलती। समय जैसे रुक गया हो। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तभी मेरा कोहनी बिस्तर के नीचे किसी चीज से टकरा जाती है। बीप, 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 बीप। एक खिलौना कार। उसकी आवाज साफ और तेज थी। अगले ही पल कदमों की आवाज बिजली की तरह बेडरूम की तरफ दौड़ती है। अंधेरे में हमारी आंखें मिलती हैं, और माया की आंखों में मुझे दिखाई देता है शुद्ध निराशा। अगले ही पल बिस्तर एक झटके में खींचकर दूर फेंक दिया जाता है। वह पीला चेहरा हमारे ऊपर झुक जाता है। स्लेजहैमर ऊपर उठता है। इस बार हम और भी जल्दी मर जाते हैं। मैं फिर आंखें खोलता हूं। फिर वही बालकनी, फिर वही फूलों का गमला, नीचे वही आदमी ऊपर देख रहा है। 6 5 4 3 दूसरा रीसेट। मैं गहरी सांस लेता हूं। छिपना काम नहीं करेगा। फ्लैट में रहना सिर्फ मौत का इंतजार करना है। मैं माया का हाथ पकड़ता हूं। मेरे साथ चलो। वो चौंकती है। तीसरी मंजिल? रे, क्या तुम पागल हो? नीचे एक कातिल है। मैं उसे दरवाजे की ओर खींचता हूं। हम तीसरी मंजिल वाले बिगरे के पास जा रहे हैं। वह हमारी रक्षा कर सकता है। वह हिचकिचाती है, लेकिन फिर मेरे साथ दौड़ पड़ती है। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। हमारे पीछे भारी कदमों की आवाज गूंजती है। कातिल पहले ही बिल्डिंग में घुस चुका है। मैं तीसरी मंजिल के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता हूं। बिग रे, मदद करो, नीचे एक कातिल है। वह हमारे पीछे आ रहा है। अंदर से एक सतर्क आवाज आती है। कौन है? आधी रात को कौन है? मैं हूं, दूसरी मंजिल वाला रे। कृपया दरवाजा खोलो। सच में एक कातिल हमारे पीछे पड़ा है। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। बिग रे का मोटा और दागदार चेहरा बाहर झांकता है। वह हमारे पीछे खाली सीढ़ियों को देखता है और भौहें सिकोड़ता है। बच्चों, बकवास मत करो। कौन सा कातिल? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। सीढ़ियों के मोड़ से भारी कदमों की आवाज गूंजती है। कातिल दिखाई देता है। वह स्लेजहैमर घसीट रहा है। उसका पीला चेहरा खून से सना हुआ है। उसकी खाली आंखें सिर्फ हम पर टिकी है। बिगरे का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह दरवाजा बंद करने लगता है। मैं दोनों हाथ दरवाजे के बीच फंसा देता हूं। बिगरे, कृपया हमें बचा लो। वह मुझे धक्का देकर हटाता है। मुझे इसमें मत घसीटो। धड़ाम। दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से लॉक की आवाज आती है। मैं और माया निराशा में दरवाजा पीटते रहते हैं। तभी कातिल सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाता है। माया कांपते हुए मेरे सामने खड़ी हो जाती है। वह घर से लाया हुआ छोटा फल काटने वाला चाकू उठाती है। कातिल स्लेज हैमर उठाता है। तभी
उसका फोन बज उठता है। वह रुक जाता है, फोन उठाता है। हाँ, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है। काम खत्म हुआ? कातिल की आवाज भारी और थकी हुई है। दो लोग बाकी है। दूसरी तरफ से जवाब आता है। जल्दी करो, मैंने डिस्पैच को संभाल लिया है। वे पुलिस की प्रतिक्रिया देर से भेजेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट है। ये शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह गिरते हैं। डिस्पैच सेंटर में कोई गद्दार है। यही वजह थी कि माया के फोन करने के बाद भी पुलिस इतनी देर से आई थी। किसी ने जानबूझकर उन्हें रोका था। कातिल फोन काट देता है, फिर दोबारा स्लेजहैमर उठाता है। माया उसकी तरफ झपटती है। सिर्फ एक वार और वह जमीन पर जा गिरती है। मैं भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे पैर जवाब दे देते हैं। मैं सिर्फ स्लेजहैमर को नीचे गिरते हुए देख सकता हूं। जब सब कुछ अंधेरा होने लगता है, मैं एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए लिख लेता हूं। डिस्पैच में कोई गद्दार है। मदद के लिए फोन करना बेकार है। मैं फिर आंखें खोलता हूं। तीसरा रीसेट। वही बालकनी, वही फूलों का गमला, वही आदमी, वही गिनती। 6 5 4 3। इस बार मुझे पता है क्या करना है। आगे